हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के चैप्टर 3 ऐतिहासिक समाजशास्त्र, नारीवाद और उत्तर उपनिवेशवाद के लेक्चर 2 को समझेंगे। देखिए दोस्तों लेक्चर 1 में हमने ऐतिहासिक समाजशास्त्र और नारीवादी जो दृष्टिकोण था, नारीवाद का जो दृष्टिकोण था, उसको हमने काफ़ी अच्छे से समझा था। आज के इस वीडियो में हम उत्तर उपनिवेशवाद को समझेंगे। मतलब चैप्टर 3 में जो आपका ये टॉपिक है उत्तर उपनिवेशवाद, इससे संबंधित जो भी बातें आपको पढ़नी हैं, उन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आईपीई का उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विघटन, भारत से प्राप्त अंतर्दृष्टि के साथ उत्तर औपनिवेशिक सैद्धांतिक ढांचे की खोज। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम आईपीई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण समझेंगे। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, इसको लेकर उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण क्या है, या क्या ये उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बातें करता है, इसको हम समझेंगे। साथ में यहाँ पर हम भारत का अनुभव भी समझेंगे। भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी हम यहाँ पर कई सारी बातों को समझेंगे। आईपीई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था पारंपरिक रूप से पश्चिमी विचारों पर आधारित रहा है और अक्सर पूर्व उपनिवेशित देशों के अनुभवों की अनदेखी करता है। उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण इस पारंपरिक नजरिए को चुनौती देता है और वैश्विक शक्ति, अर्थशास्त्र और राजनीति को नए तरीके से समझने का प्रयास करता है। देखिए दोस्तों, जो उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण है, देखिए आईपीई को लेकर जो उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण है, उसका ये मानना है कि ये जो आईपीई है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इसमें पारंपरिक रूप से जो पश्चिमी विचार हैं ये उन्हीं पर आधारित रहा। यानी कि जो पश्चिमी विचार हैं उन्हीं का प्रभुत्व आईपीई में है। बहुत सिंपल है दोस्तों, उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण यही कहता है कि ये जो आईपीई है यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ये पारंपरिक रूप से ये पश्चिमी विचारों पर ही आधारित रहा है और इसमें जो पूर्व उपनिवेशित देश रहे हैं उनके अनुभवों की अनदेखी की गई है। कहने का मतलब यही है कि ये जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, इसमें जो पश्चिमी विचार हैं वही शामिल हैं और जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, या जो पहले उपनिवेश रह चुके जो देश हैं, ठीक है, उनके जो विचार हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनको इसमें जगह नहीं दी गई है या उनके विचारों की अनदेखी की गई है। ऐसा यहाँ पर उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण कहता है। उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण इस पारंपरिक नज़रिए को चुनौती देता है। अब ये जो मतलब ये जो बातें हैं, ये जो उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण है, ये इन्हीं बातों को चुनौती भी दे रहा है और वैश्विक शक्ति, अर्थशास्त्र और राजनीति को नए तरीके से समझने का प्रयास करता है। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की विरासतों की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। एडवर्ड सैद, फ्रांस फैनन और गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक जैसे विद्वानों के कार्यों से प्रभावित उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांतकारों का तर्क है कि उपनिवेशवाद ने न केवल औपनिवेशिक दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं को आकार दिया, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और ज्ञान प्रणालियों को भी गहराई से प्रभावित किया। देखिए दोस्तों, ये जो उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत है, ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की विरासतों के प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, यानी कि जवाब के रूप में उभरा। यहाँ पे कुछ विद्वानों के नाम बताए गए हैं, ठीक है, जो उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत के कुछ प्रमुख विद्वान हैं। तो जो कुछ प्रमुख विद्वान हैं उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत के, तो उनके यहाँ पर नाम बताए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर यही बातें बताई गई हैं कि उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांतकारों का तर्क है कि उपनिवेशवाद ने न केवल औपनिवेशिक दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं को आकार दिया, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और ज्ञान प्रणालियों को भी गहराई से प्रभावित किया है। यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब यही है कि उत्तर औपनिवेशिक जो सिद्धांतकार हैं वो यही कह रहे हैं कि जो उपनिवेशवाद है, जो साम्राज्यवाद है, उसका प्रभाव सांस्कृतिक चीज़ों पर भी दिखाई देता है, ज्ञान प्रणालियों पर भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, इसे बहुत सिंपल तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांतकार यही कह रहे हैं कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ने विश्व को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। विश्व में जो आर्थिक और राजनीतिक संरचनाएं हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो औपनिवेशिक विरासत है, तो उसने भी आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं को प्रभावित किया है। यानी कि जो साम्राज्यवाद और जो उपनिवेशवाद रहा है, तो इसने विश्व को गहराई से प्रभावित किया है। यहाँ तक कि सांस्कृतिक पहचान या ज्ञान प्रणालियों को भी इसने गहराई से प्रभावित किया है।
अब दोस्तों कैसे प्रभावित किया है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ज्ञान प्रणालियों की अगर हम बात करें तो जो भी मतलब अलग अलग तरह के हमें, जैसे कि मान लीजिए ये अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर IPE इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो उपनिवेशवाद है और जो साम्राज्यवाद है, इसने ज्ञान प्रणालियों को प्रभावित किया है। मतलब जो स्पेशली जो पश्चिमी देश रहे हैं जिन्होंने दूसरे देशों को उपनिवेश बनाया अपना, ठीक है, तो उनके जो विचार हैं वही प्रमुख रूप से हमें ज्ञान प्रणालियों में दिखाई देते हैं। और जो दूसरी तरफ जो पूर्व उपनिवेशित देश हैं, जो पहले उपनिवेश रह चुके हैं दूसरे देशों के, तो उनके जो विचार हैं उनकी अनदेखी देखने को मिलती है कि उनके विचारों की अनदेखी की गई है ज्ञान प्रणालियों में, ठीक है। इसके अलावा यही चीज़ यहाँ पर सांस्कृतिक पहचान के बारे में भी यही कहा जा रहा है, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि जो साम्राज्यवाद और जो उपनिवेशवाद रहा है, इसने गहराई से वैश्विक स्तर पर इसने मतलब गहराई से प्रभावित किया है। आइए अब कई सारी बातों को समझेंगे दोस्तों अभी हम, तो और अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बातों को समझने का प्रयास करते हैं। भारत जो ब्रिटिश उपनिवेश था ने औपनिवेशिक शासन के दौरान अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को गहराई से प्रभावित देखा। ब्रिटिश शासन ने भारत के संसाधनों और श्रम का शोषण किया, एक ऐसी आर्थिक संरचना लागू की जो ब्रिटेन के हितों को प्राथमिकता देती थी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश की, लेकिन औपनिवेशिक विरासत ने आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया और भारत को गरीबी, असमानता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही बातें बताई गई हैं कि औपनिवेशिक शासन से भारत गहराई से प्रभावित हुआ है। भारत में जब ब्रिटिश शासन था तो उस टाइम पर भारतीय संसाधनों का, भारतीय श्रम का बहुत ज़्यादा शोषण किया गया था और एक ऐसी आर्थिक संरचना लागू की गई थी जो ब्रिटेन के हितों को प्राथमिकता देती थी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था, भारतीय संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन किया गया था, जिस कारण से भारत को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि गरीबी, असमानता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में वैश्वीकरण के साथ भारत के अनुभव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में शक्ति और असमानता की गतिशीलता के बारे में नए प्रश्न उठाए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने कुछ बातों को समझा। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा एक टॉपिक है वैश्वीकरण पर उत्तर औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम उत्तर उपनिवेशवाद को ही समझ रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत हम कई सारे सब टॉपिक्स को यहाँ पर देख रहे हैं। तो वैश्वीकरण पर उत्तर औपनिवेशिक क्या विचार है यहाँ पर, तो देखिए इसको। वैश्वीकरण को अक्सर एक ऐसा परिवर्तन माना जाता है जो दुनिया भर के देशों को समृद्धि और विकास का वादा करता है, लेकिन उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण के अनुसार वैश्वीकरण पुरानी औपनिवेशिक असमानताओं को फिर से उभारता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एक और वैश्वीकरण को बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि वैश्वीकरण समृद्धि लाएगा या विकास लाएगा, लेकिन जो उत्तर औपनिवेशिक विचार है, ठीक है, वो क्या कहता है, तो उत्तर औपनिवेशिक जो दृष्टिकोण है उसका मानना है कि वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन पुराने औपनिवेशिक असमानताओं को फिर से उभारता है। अब यहाँ पर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि भारत का क्या अनुभव रहा है वैश्वीकरण को लेकर। अब दोनों पहलू रहे हैं, भारत में सकारात्मक पहलू भी रहे हैं वैश्वीकरण के और नकारात्मक पहलू भी रहे हैं। सकारात्मक पहलू, वैश्वीकरण ने भारत में आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया है, ठीक है, जिससे देश एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है। मतलब यहाँ पर एक सकारात्मक पहलू ये है वैश्वीकरण का कि भारत में आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिला है वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। और यहाँ पर एक नकारात्मक पहलू यह है कि वैश्वीकरण ने भारत में असमानताओं को भी बढ़ावा दिया है। गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग आर्थिक बदलावों से ठीक से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा वैश्विक वित्तीय संकटों ने भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है, जिससे यह बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील हो गया है। देखिए दोस्तों, नकारात्मक पहलू में यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि भारत में इस वैश्वीकरण ने असमानताओं को भी बढ़ाया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो गरीब लोग हैं वो आर्थिक बदलावों से ठीक से लाभान्वित नहीं हुए हैं, और ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था है अब वो बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील
हो गई है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अभी मतलब मान लीजिए कि अमेरिका में कोई वित्तीय संकट आता है तो अब इसका प्रभाव भारत पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि अमेरिका में अगर वित्तीय संकट आएगा तो इसका प्रभाव विश्व में देखने को मिलता है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर यह है भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील हो गई है। तो ये चीज़ें थी यहाँ पर। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम बात कर रहे हैं विकास पर उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण। विकास पर यानी कि डेवलपमेंट पर उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण पारंपरिक पश्चिमी विकास मॉडलों की आलोचना करता है जो पूर्व उपनिवेशित देशों के वास्तविक संदर्भों से मेल नहीं खाते। देखिए मतलब जो विकास से संबंधित जो पारंपरिक जो पश्चिमी विकास के जो मॉडल हैं उसकी ये आलोचना करता है। उत्तर औपनिवेशिक जो दृष्टिकोण है वो पश्चिमी विकास मॉडलों की आलोचना करता है। मतलब जो पारंपरिक पश्चिमी विकास मॉडल रहे हैं उनकी ये आलोचना करता है। कहने का मतलब यह है कि जो पश्चिमी विचार हैं विकास से संबंधित कि एक देश को ऐसे ऐसे विकास करना चाहिए, तो जो पश्चिमी मॉडल हैं विकास से संबंधित तो उसकी ये आलोचना करता है। ऐसे पश्चिमी विकास मॉडलों की जो पूर्व उपनिवेशित देशों के वास्तविक संदर्भों से मेल नहीं खाते। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मान लीजिए कि कोई ऐसा पारंपरिक पश्चिमी विकास मॉडल है जो कि पहले जो उपनिवेश रह चुके जो देश हैं उनके लिए प्रासंगिक नहीं है या उनके लिए सही नहीं है, तो ऐसे विकास मॉडलों की ये आलोचना करता है। तो दोस्तों अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो विकास से संबंधित बातें भारतीय संदर्भ में ये हो सकती हैं कि जो विकास है तो उसको केवल आर्थिक सुधारों तक सीमित ना रखा जाए, बल्कि जो ऐतिहासिक अन्याय हैं या जो असमानताएं हैं उसको भी ठीक किया जाना चाहिए। इसके अलावा समावेशी विकास में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव भी शामिल होना चाहिए जो सभी समुदाय को सशक्त बनाएं। मतलब भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास शामिल है। इसके अलावा सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलू, विकास को केवल आर्थिक सुधारों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि सांस्कृतिक पुनरुद्धार और राजनीतिक सशक्तिकरण के संदर्भ में भी समझा जाना चाहिए। मतलब जो लोग हैं वो राजनीतिक रूप से सशक्त हों तो ये भी विकास का एक पहलू है। इसके अलावा सांस्कृतिक पुनरुद्धार, मतलब जो देश की जो संस्कृति है, ठीक है, उसका पुनरुद्धार होना चाहिए, यानी कि जो भी मतलब सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसका पुनरुद्धार होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बातें शामिल हैं कि विकास भारत के संदर्भ में ये बातें शामिल हैं कि विकास को केवल आर्थिक सुधारों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आर्थिक तरक्की हमने कर ली, पैसे के मामले में हमने तरक्की कर ली तो काफ़ी है। तो विकास का मतलब यहाँ पर ये नहीं है सिर्फ भारतीय संदर्भ में कि आर्थिक सुधारों के रूप में हमें विकास को नहीं देखना चाहिए सिर्फ, बल्कि सांस्कृतिक पुनरुद्धार और राजनीतिक सशक्तिकरण के संदर्भ में भी हम समझा जाना चाहिए विकास को। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक ढांचे के बाद के ढांचे को स्पष्ट करने के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं, इसे अभी हम समझते हैं, इससे कई सारी जानकारी आपको मिलेगी। खनन उद्योगों की विरासत, कई पूर्व औपनिवेशिक देशों में खनन और तेल निकालने के तरीके पुराने औपनिवेशिक शोषण के ही होते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय लोगों की दरिद्रता और पर्यावरणीय नुकसान की परवाह किए बिना संसाधनों को निकालती हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर यही बताया जा रहा है जो कई पूर्व औपनिवेशिक देश हैं, जो पहले उपनिवेश रह चुके हैं, जो वो देश हैं जो पूर्व औपनिवेशिक देश हैं, तो उनमें खनन और तेल निकालने के जो तरीके हैं वो पुराने औपनिवेशिक शोषण के ही होते हैं। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय लोगों की दरिद्रता और पर्यावरणीय नुकसान की परवाह किए बिना संसाधनों को निकालती है। यह औपनिवेशिक काल की आर्थिक प्रक्रियाओं का संकेत है जिसमें ग्लोबल साउथ से संसाधनों का निष्कर्षण ग्लोबल नॉर्थ के लाभ के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो पूर्व औपनिवेशिक देश हैं तो उनका आज भी कई तरह से शोषण हो रहा है। यहाँ पर ये बातें आपको बताई जा रही हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है खनन उद्योगों की विरासत। तो जो खनन उद्योगों से संबंधित जो भी बातें हैं तो उसके द्वारा आपको बताया गया है कि किस तरह से मतलब आज भी शोषण होता है जो पूर्व औपनिवेशिक देश रहे हैं उनका। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, अब ये क्या है तो देखिए
IMF और विश्व बैंक द्वारा लागू आर्थिक सुधार नीतियां कई बार विकासशील देशों में असमानता और आर्थिक नियंत्रण का कारण बनती है, जो पश्चिमी प्रभुत्व को बनाए रखती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो विचार है वो ये कह रहा है कि कुछ संरचनात्मक व्यवस्था कुछ ऐसी है जिसमें या जिसके द्वारा पश्चिमी प्रभुत्व दिखाई देता है। जब मैंने आपको संरचनावाद का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ें आपको बताई भी थी। कृषि व्यवसाय और भूमि हड़पना। बड़े पैमाने पर कृषि कंपनियां विकासशील देशों में भूमि खरीद रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों की बेदखली और पारंपरिक भूमि अधिकारों को खतरा हो रहा है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सस्ते श्रम का फ़ायदा उठाती हैं, जबकि लाभ अधिकतर उनके पास ही रहता है, जिससे गरीब देशों का शोषण होता है। ऋण और निर्भरता। कई विकासशील देश अब भी विदेशी ऋण के बोझ से दबे हैं, जिससे उनकी आर्थिक नीतियों पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण बना रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि किस तरह से औपनिवेशिक ढांचे के बाद भी किस तरह से पूर्व औपनिवेशिक देशों का शोषण हो रहा है। तो ऐसा यहाँ पर ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो इससे ये सारी बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण को समझा। उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण यही सारी बातें यहाँ पर बताने का प्रयास करता है कि किस तरह से मतलब औपनिवेशिक ढांचे के बाद भी हमें कई सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जिससे कि जो विकासशील देश हैं या जो पिछड़े हुए देश हैं, जो पूर्व औपनिवेशिक देश रहे हैं, उनका किस तरह से शोषण होता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमने उत्तर उपनिवेशवाद से संबंधित जो भी बातें आपको इस चैप्टर में समझनी थी, उन सभी बातों को अभी हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझा। दोस्तों अभी यहाँ पर हमने समझा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण क्या बातें करता है, इसको हमने काफ़ी गहराई से समझा। ठीक है, भारतीय संदर्भ में भी जो बातें आपको समझनी थी हमने उसको भी समझा। हमने देखा कि उत्तर उपनिवेशवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बातें करता है। तो जो भी बातें आपको इस चैप्टर में समझनी थी उन सभी बातों को हमने कवर किया। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और दोस्तों इस लेक्चर के साथ आपका ये जो चैप्टर 3 था ये भी पूरी तरह कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।